हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का 4 से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव अवक्रमण का वर्णन कीजिए। इसे कहते हैं दोस्तों बायोडिग्रेडेशन। इसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखते हैं, जैव अवक्रमण के एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से नए यौगिक में परिवर्तन जैव अवक्रमण कहलाता है। जैव अवक्रमण क्या होता है? कोई पदार्थ होगा, जैसे दोस्तों कोई पदार्थ हो, उसके एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से वह नए यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा, तो दोस्तों उसी को कहा जाता है जैव अवक्रमण। याद देख लेते हैं, एक और मैंने परिभाषा इसके लिए रखा है। वैकल्पिक रूप से बायोडिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माइक्रोबियल जीव चयापचय या एंजाइमेटिक क्रिया के माध्यम से रूपांतरित या परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेशन। तो यदि आपसे पूछ लिया बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि जैव अवक्रमण के एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से नए यौगिक में परिवर्तन ही जैव अवक्रमण कहलाता है। या कह दीजिएगा कि वैकल्पिक रूप से जैव अवक्रमण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माइक्रोबियल जीव चयापचय या एंजाइमिक एंजाइमेटिक क्रिया के माध्यम से रूपांतरित या परिवर्तित होते हैं। अगला दोस्तों है, सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं, मैंने इसे पॉइंट में बताया आप लोगों की कि आसानी से समझ में आ जाएगा पॉइंट से। इन्हें नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहा जाता है। इसे दोस्तों नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु भी कहा जाता है। किसे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण को। जैविक स्थिरीकरण इन जीवाणुओं में उपस्थित एक एंजाइम द्वारा संभव हो पाता है जिसे नाइट्रोजिनेस कहा जाता है। इनमें जो जैविक स्थिरीकरण होता है इन जीवाणुओं में उपस्थित एक एंजाइम के द्वारा संभव हो पाता है जिसे नाइट्रोजिनेस कहा जाता है। अगला पॉइंट, भूमि में नाइट्रोजन की कमी को कुछ हद तक दूर करने में जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों? जीवाणुओं के द्वारा। अगला पॉइंट, भूमि में मुख्यतः दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। एक जीवाणु वह होता है जो भूमि में स्वतंत्र रूप से घूमता है, मतलब दोस्तों स्वतंत्र रहता है, और ये एक जीवाणु ऐसा होता है जो सामान्य दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आगे देखते हैं। और जो दूसरे प्रकार का जीवाणु होता है वह सजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रिया द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उपलब्ध कराता है। ये सजीवी जीवाणु पौधे की जड़ों में ग्रंथिकाओं में बढ़ते हैं तथा गुणन करते हैं और अपनी बढ़त के लिए ये जड़ों से कार्बोहाइड्रेट और खनिज भोजन के रूप में पाते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछ दिया कि सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि जो सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु भी कहा जाता है। जैविक स्थिरीकरण इन जीवाणुओं में उपस्थित एक एंजाइम के द्वारा संभव हो पाता है जिसे नाइट्रोजिनेस कहा जाता है। भूमि में नाइट्रोजन की कमी कुछ हद तक ये दूर करने में जीवाणुओं का नाइट्रोजन स्थिरीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमि में मुख्यतः दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। इनमें एक वे होते हैं जो भूमि में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और दूसरे वे होते हैं जो सामान्य दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और दूसरे प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वह सजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रिया द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ये सजीवी जीवाणु पौधे की जड़ों में ग्रंथिकाओं में बढ़ते हैं तथा गुणन करते हैं। अपनी बढ़त के लिए एक अपनी बढ़त के लिए जड़ से कार्बोहाइड्रेट और खनिज भोजन के रूप में लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु को नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के न होने पर दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिकाएं नहीं बनती हैं, जिससे पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलता है, जिससे पौधे को उपयुक्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये हो गया नाइट्रोजन सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक क्वेश्चन दोस्तों ये है, एजोला क्या है? एजोला क्या होता है दोस्तों? तो एजोला पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौधे का जाति होता है। जो एजोला होता है वो पानी में पनपने वाला छोटे बारीक पौधे की एक जाति होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में फर्न कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? फर्न कहा जाता है। एजोला की पंखुड़ियों में
एनाबीना का एक सूक्ष्म जीव होता है। दोस्तों जो एजोला होता है इसकी पंखुड़ी में एनाबीना नामक नील हरित काई के जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। दोस्तों एजोला पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है तो क्या लिखेंगे कि एजोला पानी में पनपने वाला एक सूक्ष्म या छोटा बारीक पौधे की जाति होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में फर्न कहा जाता है। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबीना नामक नील हरित काई के जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और हरे खाद की फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एजोला। अगला देखेंगे मृदा सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है। मृदा सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है तो विज्ञान की वह सबसे पहले आप लोग जान लीजिए सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है। तो सूक्ष्म विज्ञान वह शाखा होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हमें सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, उसे ही सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। अब मृदा सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिनमें मृदा में सूक्ष्म जीवों, उनके कार्यों और उन जैसे सॉरी दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिनमें मृदा में सूक्ष्म जीवों, उनके कार्यों और वे मिट्टी के गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों मृदा सूक्ष्म विज्ञान क्या होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिनमें मृदा में सूक्ष्म जीवों, उनके कार्य और वे मिट्टी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसी को कहा इन सभी बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों, मृदा सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। दोस्तों तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ा गड़बड़ जा रहा होगा तो आप लोग से निवेदन है मैनेज कर लीजिएगा। अगला है पॉइंट सूक्ष्मजीव की कृषि में भूमिका। सूक्ष्मजीव जो होते हैं उसकी कृषि में क्या भूमिका है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछता है, अभी पीछे एग्जाम में भी पूछा था। तो सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। अगला राइजोबियम और एजोटोबैक्टर आदि जैसे कुछ जीवाणु पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और रूट नोड्यूल बनाते हैं। जो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जैसे कुछ जीवाणु जो होते हैं वह क्या करते हैं, पौधे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और रूट नोड्यूल बनाते हैं। अगला पॉइंट, सूक्ष्मजीव पोषक चक्रण के मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो पोषक चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है, सूक्ष्मजीव मिट्टी के पीएच को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन पोषक तत्व और खनिज संतुलन स्थापित करते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं मिट्टी के पीएच को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन पोषक तत्व और खनिज संतुलन स्थापित करते हैं। अब है दोस्तों नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या होता है तो इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। यह एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है। जो नील हरित शैवाल होता है यह एक क्या होता है, जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो पड़ा। इस जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम क्या पड़ा, साइनो पड़ा है। नील हरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। जो दोस्तों नील हरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अब हम लोग देखेंगे राइजोस्फीयर क्या होता है। राइजोस्फीयर को परिभाषित कीजिए, पौधे की जड़ों की पोषक तत्व के उपलब्धता को यह कैसे प्रभावित करता है। तो सन 1904 में जर्मन कृषि विज्ञानी और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट लॉरेंज हिटलर, इन्होंने दोस्तों जो लॉरेंज हिटलर ये क्या है, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, कहाँ के, जर्मन के। तो सन 1904 ईस्वी में जर्मन कृषि विज्ञानी और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट लॉरेंज हिटलर ने प्लांट रूट इंटरफेस का वर्णन करने के लिए पहली बार राइजोस्फीयर शब्द को गढ़ा था। किसने गढ़ा था राइजोस्फीयर शब्द को, लॉरेंज हिटलर ने। क्यों गढ़ा था, क्योंकि प्लांट रूट इंटरफेस का वर्णन करना था इनको। तो क्या कह सकते हैं कि सन 1904 ईस्वी में जर्मन कृषि विज्ञानी और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट लॉरेंज हिटलर ने प्लांट रूट इंटरफेस का वर्णन करने के लिए पहली बार राइजोस्फीयर शब्द को गढ़ा था। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द राइजा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है रूट। राइजा, राइजा का अर्थ क्या होता है, रूट। हिटलर ने राइजोस्फीयर को एक पौधे की जड़ के आसपास के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। जैसे कोई एक पौधा है दोस्तों, इसकी जड़ है, इसकी जड़ के आसपास की जो क्षेत्र है कुछ दूर तक के, उसी को राइजोस्फीयर कहा जाता है। तो हिटलर ने राइजोस्फीयर को एक पौधे की जड़ के आसपास के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है, जो कि पौधे की जड़ों से निकलने वाले रसायनों द्वारा प्रभावित सूक्ष्म जीवों की एक
यूनिक आबादी द्वारा बसा हुआ होता है। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने क्या बताया दोस्तों राइजोस्फीयर के, हिटलर ने बताया कि राइजोस्फीयर एक पौधे की जड़ के आसपास का पाए जाने वाला क्षेत्र होता है जो पौधे की जड़ों से निकलने वाले रसायनों द्वारा प्रभावित सूक्ष्म जीवों की एक अनोखी आबादी द्वारा बसा हुआ होता है। या तो कह सकते हैं राइजोस्फीयर मिट्टी के उस छोटे भाग को कहते हैं जो पौधे की जड़ से निकलने वाले द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों से सीधे प्रभावित होता है। राइजोस्फीयर मिट्टी के उस छोटे भाग को कहते हैं जो पौधे की जड़ से निकलने वाले द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों से सीधे प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये हो गया क्या, राइजोस्फीयर। अब देखते हैं राइजोस्फीयर माइक्रोबियम के कई सदस्य पौधे के विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों मैंने आप लोग क्वेश्चन में क्या बताया था कि पौधे के विकास में किस प्रकार प्रभावी है, तो राइजोस्फीयर माइक्रोबियम के कई सदस्य पौधे के विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। पौधे रोगजनक व सूक्ष्मजीव भूमि पौधे रोगजनक व सूक्ष्मजीव भी राइजोस्फीयर को उपनिवेशित करते हैं जो सुरक्षात्मक माइक्रोबियल ढाल के माध्यम से तोड़ने और बीमारी पैदा करने के लिए पौधे की रक्षा तंत्र को दूर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यही इनका कृषि में महत्व है। मैं और भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिसको मैं लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, नाइट्रोजन चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। मैंने आप लोगों को सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं बताया है। पीछे की वीडियो में बताया, लेकिन फिर से मैं आप लोग बता देता हूँ कि क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पौधे की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए नाइट्रोजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। पौधों वायुमंडल में जो दोस्तों नाइट्रोजन होता है वह भार के अनुसार लगभग 75% मात्रा में पाया जाता है, जबकि आयतन के आधार पर इसकी मात्रा 78% होती है। भार के आधार पर 75% और आयतन के आधार पर 78% होती है। मृदा में नाइट्रोजन की हानि विभिन्न माध्यमों द्वारा होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न विधियों द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है, जैसे खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। यूरिया का दोस्तों आज सभी लोग प्रयोग करते हैं, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए ही। इसी प्रकार नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल में विद्यमान जो नाइट्रोजन होता है उनको कार्बनिक अथवा अकार्बनिक अवस्था में मृदा में स्थिर की जाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। या कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में अस्थायी कार्बन अथवा अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में परिवर्तित होती है। मृदा में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को निम्न रूपों में भूमि में स्थिर किया जाता है। पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यह क्या होता है, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोस्तों वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जब आकाश में बादलों को गड़गड़ाहट के बीच तीव्र बिजली चमकती है तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। जब यह वर्षा जल के साथ मृदा की सतह पर आता है तो क्षारों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है। दूसरा विधि होता है दोस्तों फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, तो डॉक्टर एन.पी. धर तथा उनके साथियों ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विषय में अध्ययन किया तो उन्होंने क्या बताया कि जब मृदा में शीरा एवं अन्य सरलता पूर्वक अपघटित होने वाले कार्बोहाइड्रेट को मिलाया जाता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया संपन्न होती है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। इसको कौन बताया दोस्तों, डॉक्टर एन.पी. धर और उनके साथी जो थे उन्होंने बताया। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य रूप से दो प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। पहला होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कुछ फलीदार जैसे चना, अरहर, उर्द आदि दलहनी फसलों को उगाया जाता है। इन फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में कुछ सूक्ष्म जीवाणु सहजीवी के रूप में निवास करते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इन ग्रंथियों में स्थिर करते हैं। साथ ही बदले में इन पौधे से भोजन भी प्राप्त करते हैं, जैसे दोस्तों राइजोबियम हो गया। और अब देखेंगे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो असहजीवी जीवाणु मृदा में
रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते रहते हैं। यह सजीवी जीवाणुओं की भांति किसी स्थान विशेष पर नहीं पाए जाते, अपितु मृदा में किसी भी स्थान पर रहकर नाइट्रोजन को जमा करते हैं। ये सजीवी जीवाणुओं की भांति किसी विशेष पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं करते हैं। असजीवी जीवाणुओं द्वारा स्थिर की गई मात्रा का मृदा में ठीक प्रकार अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि असजीवी जीवाणुओं द्वारा स्थिर की गई कुल मात्रा संपूर्ण नाइट्रोजन का अत्यंत अल्प भाग होता है। असजीवी नाइट्रोजन की क्रिया को संपन्न करने में निम्नलिखित जीवाणु भी दोस्तों काम करते हैं। जैसे दोस्तों आता है एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इस वर्ग के प्रमुख जीवाणु एजोटोबैक्टर, एक्रोमोबैक्टर, स्यूडोमोनास, कालिस्ट्रीडियम, एरोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमिक्सा, ये सब दोस्तों क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं भूमि में। दूसरा होता है दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी। मृदा में पाई जाने वाली प्रमुख एल्गी की प्रजातियां एनावीना, अभी मैंने आप लोग बताया था, एनाविनोप्सिस, कैलोथ्रिक्स, नास्टक आदि, ये सब भी भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नाइट्रोजन साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए आप लोग। मृदा में निरंतर नाइट्रोजन के अंतर्ग्रहण तथा निष्कासन के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन का क्रमिक लाभ तथा हानि होता है। यह संयुक्त परिवर्तन प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन पृथ्वी पर पाया जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन होता है, जो समस्त जीवों में प्रोटीन, अम्लों तथा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। यह वायुमंडल में वास्तविक रूप से N2 मतलब दोस्तों नाइट्राइड की आणविक अवस्था तथा कुछ ऑक्साइडों के रूप में पाया जाता है, परंतु अधिकतर जीव नाइट्रोजन को इस रूप में ग्रहण नहीं कर पाते। वायुमंडल में 78% भाग में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। पादप पोषक की दृष्टि से यह अनिवार्य खनिज पोषक तत्व है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा का अंतर्ग्रहण तथा निष्कासन अनेक संकीर्ण रूपांतरण प्रक्रमों द्वारा निरंतर संपन्न होता रहता है, जिसमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जल विलेय नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पौधे आसानी पूर्वक ग्रहण कर कार्बनिक पदार्थ आदि का निर्माण करते हैं। जंतुओं द्वारा उत्सर्जित यूरिक अम्ल तथा जंतुओं व पौधे के मृत शरीर को सूक्ष्म जीवाणुओं अमोनियम परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कुछ भाग को पौधे से सीधे ग्रहण कर लेते हैं, जबकि शेष बची अल्प मात्रा जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों यही है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। मृदा में नाइट्रोजन का चक्रीय आवागमन नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता मुख्यतः कार्बनिक खादों, पादप अवशेषों, रासायनिक उर्वरकों तथा वर्षा द्वारा अमोनिया तथा नाइट्रेट के लवणों के रूप में होती है। दोस्तों ये था नाइट्रोजन साइकिल, मैंने आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।